इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ अडानी ग्रुप के सीएफओ रॉबी सिंह मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि शेयरों में क्या हुआ, क्यों हुआ और इस अमेरिकी रिसर्च रिपोर्ट को लेकर के अडानी ग्रुप ने, जिन्होंने कल रात एक्सचेंजेस पर एक 400 पेज का एक एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें क्या डिटेल्स हैं। रॉबी, 18 आवर्स स्वदेश से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रॉबी, एक दिल दहला देने वाली मंदी अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में 2 ट्रेडिंग सेशन में आई है, तो इन स्टॉक्स में क्या हुआ, क्यों गिरावट आई है, किन लोगों ने बेचा और क्या इंस्टीट्यूशनल सेलिंग भी देखने को मिल रही है। अब आप देखेंगे, अगर हमारे पास जो संडे तक का इंफॉर्मेशन है उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टर चेंज नहीं हुआ है और ना ही वो कोई ऐसी गुंजाइश है कि कोई वो बड़े पैमाने में चेंज होंगे। बिकॉज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो जिसको हम, अगर मैं इन्वेस्टमेंट भाषा में बोलूँ, वो इंटर जनरेशन इन्वेस्टर हैं, तो उनको ये 1 दिन की वॉलेटिलिटी, 2 दिन की वॉलेटिलिटी, 1 महीने की वॉलेटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो एक 20 साल 30 साल की वैल्यू को देख रहे हैं। अगर आप उस हिसाब से चलते हो तो हमारी एसेट्स जो हैं ये कोर एसेट्स हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, रोड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ट्रांसमिशन कंपनी हो, चाहे वो ग्रीन पावर प्लांट हो, चाहे वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस हो, चाहे वो कन्वेंशनल पावर प्लांट हो, वो एसेट 50-60 साल चलने वाली एसेट्स हैं और वो एक बहुत सॉलिड तरीके से चल रही है। और जैसे आपने अभी बोला कि वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट, इवन हिंडनबर्ग रिपोर्ट में वो रिपोर्ट वैसे गलत मिस इन्फॉर्मेशन पे, झूठ पे के बुनियाद पे बनी हुई रिपोर्ट है, लेकिन उस रिपोर्ट में वो हमारी एसेट लेवल पे, कैश फ्लो या बिजनेसेस पे कोई उंगली नहीं उठा पाए। वो हमारी एसेट्स इतनी सॉलिड हैं कि वो झूठ के बुनियाद पे भी कुछ नहीं बोल पाए। तो ये जो बाकी उनका रिपोर्ट है, ये जो शेयर प्राइस की वॉलेटिलिटी है, इससे ये, हाँ जी, हमें जो दुख होता है, जो हमारे प्रमोटर को दुख होता है, उसके माने में हमें जो दुख आता है वो ये है कि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर भाई बहनों ने शेयर लिए थे, उनको शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है और ये एक दुख की बात है। और इसी के लिए हमने बहुत डिटेल्ड रिबटल निकाला है, लगभग 300-400 पेजों का है वो, और हमने ये बिना किसी गुंजाइश के इस्टेब्लिश कर दिया है उस रिपोर्ट में कि ये एक झूठ के बुनियाद पे, एक अटैक के बुनियाद पे और एक हार्म पहुंचाने के बुनियाद पे हमारे एफपीओ को ये रिपोर्ट निकाला गया। अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने करीब 88 क्वेश्चंस रेस करे हैं। मैं बड़े बड़े मुद्दों पर आता हूं। सबसे बड़ा मुद्दा है अडानी ग्रुप की लेवरेज, और यह मुद्दा पहले भी आया था। तो उन्होंने जो रिपोर्ट में कंसर्न्स रेस करी हैं वो नई कंसर्न्स नहीं है, मगर जो कंसर्न्स एक प्रकार की वाजिब कंसर्न है। थोड़ा डेट लेवल के बारे में बताइए, बिकॉज मैं डेटा देख रहा था और उसके हिसाब से जो ग्रुप एंटिटीज हैं उनके अंदर डेट लेवल कम हुआ है, आईसीआर रेशियोज भी बेटर हुए हैं, मगर प्रोमोटर लेवल पर डेट इस समय कितना ज्यादा है? जी, अगर आप डेट का अगर आप देखते हो तो एक तरफ अगर आप देखें तो एक बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए, टेक कंपनी, सबसे बड़ी दुनिया की टेक कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, अब उनके पास $50 बिलियन का डेट है। तो वो डेट उनके पास है तो उनका 50 बिलियन का रेवेन्यू भी है। हमारे पास जो डेट है उसके अगेंस्ट हमारे पास भी रेवेन्यू है। तो डेट का जो अमाउंट हो, जो साइज हो, हम उतना बोरो करते हैं जितना हम कैश कमा रहे हैं। तो हमारे पास हम ऐसा तो डेट बोरो करते नहीं है कि मेरा मन किया तो मैंने जाके डेट बोरो कर लिया। हमारे पास कोई कॉर्पोरेट डेट नहीं है। हमारे पास छोटा सा डेट शेयर होल्डर लेवल पे है। हम शेयर होल्डर लेवल पे जो प्रमोटर के लेवल पे जो हमारे पास डेट है, उससे ज्यादा तो हमने लोन दिए हुए हैं मार्केट में। तो वो हम वहां पे तो हम नेट लेंडर हैं। यहाँ पे भी अब एसेट लेवल पे अगर आप देखें तो एसेट लेवल पे भी हमारा ये सिचुएशन है कि हमने डेट तभी एसेट के लिए बोरो किया। उस एसेट का कैश फ्लो है, उस एसेट का एक अपना पेमेंट प्रोफाइल है, वो एसेट इतनी रेटेड है कि हमारा ऐसा पोर्टफोलियो है कि हमारी एसेट्स गवर्नमेंट के बराबर की रेटिंग की है। और अगर आप देखें, और इसमें ये काफी लोगों को मालूम नहीं है, 2 डोमेस्टिक बैंक ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 डोमेस्टिक बैंक ऐसे हैं जिनके पास हमारे डिपॉजिट ज्यादा है, उनकी हमारी बोरोइंग कम है। हम 2 डोमेस्टिक बैंक ऐसे जहां पे हम नेट लेंडर हैं उनके, तो हमें क्रेडिट रिस्क साइकिल को, बैंक को कुछ हो गया तो हमारा पैसा कहां जाएगा। तो आप ये देखे चलिए कि ग्रुप की ये सिचुएशन है कि ग्रुप अब डोमेस्टिक मार्केट में नेट लेंडर बनने को जा रहा है और 2 बैंक के लिए हम नेट लेंडर हैं। तो ये जो डेट का क्वेश्चन है ये कंप्लीटली स्पेकुलेटिव है। ये वो चर्चा चलने की बात होती है कोई, अभी हम ऐसे अब मैं थोड़ा, आप मुझे
10 सेकंड गुंजाइश दें तो मैं बोलूँगा कि हम मैच खेल रहे हैं, तो स्पेक्टेटर कुछ भी बोलता रहे, कोई ना कोई तो कुछ बोलेगा, वो मैच में नहीं है। तो ये बाहर से बातें हो रही हैं और इनको बेबुनियाद और कोई बिना रीजन के बातें चल रही हैं। हाइडेलबर्ग रिपोर्ट में एक और बड़ी कंसर्न है। उस कंसर्न में इंटर पार्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, और उस रिपोर्ट में यह भी स्पष्टता से लिखा गया है कि जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल नंबर्स है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की, उनको ओवरस्टेट करा गया है। तो क्या सच है, क्या हकीकत है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये बड़े एक हैरानजनक, मैंने जब ये क्वेश्चन देखा, मैं इसलिए मैंने अपने मीडिया स्टेटमेंट में बोला कि ये तो मलिशियस और बेबुनियाद रिपोर्ट है। मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा, एक्चुअली ये एरियल का क्वेश्चन था, तो ये क्या हुआ कि हमने एक, हमारे पास रियल एसेट था, वो हमने ट्रांसफ़र किया था प्राइवेट साइड में, और वो ट्रांसफ़र करने से पहले इन्होंने वो रिपोर्ट किया। पहले तो आप इसमें एक चीज़ नोट कीजिए कि ये हमने मार्केट में डिस्क्लोज किया था अपने डॉक्यूमेंट्स में कि ये हमने एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की है। तो इन्होंने कोई फोरेंसिक, कोई रिसर्च नहीं किया, इन्होंने हमारा ही डिस्क्लोजर उठाया। वो डिस्क्लोजर में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट था कि हमने एसेट ट्रांसफर किया, वो से आप मान लीजिए कि 100 रुपए का था। जब हमने वो एसेट ट्रांसफर किया, उसके पहले वो एसेट 150 रुपए का था, तो हमने एएल में उसका 50 रुपए का लॉस मान लिया। फिर हमने उनको ट्रांसफर किया, तो उनके पास 150 का एसेट गया, तो उन्होंने भी 50 का लॉस अपनी बुक में रिपोर्ट कर दिया उस दिन। इन्होंने क्या किया, उसको झूठ में बदल दिया। अगर ये बोलते कि एएल ने अपना पहले ही लॉस ले चुका है और वही ट्रीटमेंट वहां पे गया, तो इन्होंने आधा एक साइड का ट्रीटमेंट बताया, दूसरी साइड का नहीं बताया। अब इन्होंने रिसर्च किया होगा तो इनको दोनों साइड मालूम है, तो इन्होंने एक साइड क्यों छुपाया? और ये क्वेश्चन अपने मीडिया को, अपने जर्नलिस्ट को, अपनी फोरेंसिक अथॉरिटीज को, अपने पुलिस अथॉरिटीज को, सब जो भी एजेंसीज हों, उनको देखना चाहिए कि ये झूठ के बुनियाद पे इन्होंने मिनॉरिटी इन्वेस्टर के साथ खिलवाड़ किया है। और ऐसे आप 88 तक उन्होंने बोले कि हमने क्वेश्चन किए। मैं आपको अभी बता सकता हूं कि हमारी रिपोर्ट में जो हमने पब्लिश की संडे को, 68 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेबुनियाद झूठ और मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे किए गए हैं। आइए अब एफपीओ की बात करते हैं। अडानी ग्रुप ने डिसाइड करा है कि जो एफपीओ है उसका वह कैंसिल नहीं करेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो आपको किस बिना पर इस प्रकार का एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अडानी एंटरप्राइज का इतना बड़ा एफपीओ, जो 20,000 करोड़ का एफपीओ है, वह फेल नहीं होगा? इसमें क्या कि ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये हमें कभी ये हमारी थोड़ी गलती रहती है कि हमने भी अच्छी तरह से मार्केट में एक्सप्लेन किया कि अडानी एंटरप्राइज ये उसके कोई अर्निंग्स और इसके बेसिस पे नहीं चल रहा है। ये चल रहा है कि ये वैल्यू क्या क्रिएट करता है। तो इसमें जो वैल्यू है वो है इसके बिजनेसेस में, इसके अंदर क्या बिजनेस है। तो अडानी एंटरप्राइज में जैसे एयरपोर्ट्स है, रोड है, डाटा सेंटर है, हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का बिजनेस है, हमारा डिजिटल लैब का बिजनेस है, हमारा माइनिंग सर्विसेज का बिजनेस है, हमारा विलमार का बिजनेस है। वो बिजनेस आज भी ढंग से चल रहे हैं, उनके वैल्यू को तो कुछ नहीं हुआ है, वो तो वही वैल्यू है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो तो वो वैल्यू देख रहे हैं, वो तो देख रहे हैं कि जब वो एयरपोर्ट का बिजनेस या अडानी ग्रीन हाइड्रोजन का बिजनेस डीमर्ज होगा, मुझे वो उसका शेयर मिलेगा, तो वो उसका वैल्यू देख रहा है। तो आज का शेयर का वैल्यू वो ठीक है, अगर 5-10% कम में हुआ तो कोई उसका कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ता उन पे, बिकॉज उनको तो वैसे भी वो एक्चुअल वैल्यू और जो रियलाइज करेंगे वो तब करेंगे जब हम उस बिजनेस को डीमर्ज करेंगे। जैसे हमने पहले 2015, 16, 17 में वो एयरपोर्ट, अपना पोर्ट्स को, ट्रांसमिशन को, ग्रीन बिजनेस को, अडानी टोटल गैस को, इनको डीमर्ज किया एएल से, उनका वैल्यू बढ़ा। तो उन लोगों को वैसे सेम वो अभी उस बेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक तकलीफ होता है कि अगर वो रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि यार मैं रिटेल में मिल रहा है तो मैं वहां पे लूँ, तो वो थोड़ा रहेगा। लेकिन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर तो इन वैल्यू के लिए आ रहे हैं और वो उस वैल्यू के लिए, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि वो, और हमें पूरा भरोसा है कि ये एफपीओ अपना नॉर्मल प्राइस और नॉर्मल टाइम पे खत्म हो जाएगा। एफपीओ प्रोस्पेक्टस फाइल हुआ था और जब एफपीओ के ऊपर अडानी ग्रुप ने हमें कारण बताए थे तो उन्होंने बोला था हमारा एक मकसद और है कि हम रिटेल बेस बढ़ाना चाहते हैं। मगर रिटेल इन्वेस्टर अब इस एफपीओ में क्यों आएगा? अगर आप देखें तो एफपीओ का जो प्राइस है वह करंट प्राइस से करीब करीब 10% ज्यादा है। तो रिटेल निवेशक को इस समय एक एफपीओ में पार्टिसिपेट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपका जो मकसद था कि अडानी एंटरप्राइज चाहता है, कि अडानी ग्रुप चाहता है कि उनका रिटेल शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़े, लगता है मकसद पूरा नहीं होगा। वो एक हमारे लिए भी दुख की बात है, क्योंकि हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है
वो ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडिया का आम सिटीजन है उसको, जो इंडिया की, हम तो सारी हार्ड एसेट्स में है, एयरपोर्ट है, रोड हुआ, पोर्ट हुआ, पावर स्टेशन हुआ, ट्रांसमिशन लाइन हुआ, तो इन हार्ड एसेट्स में अपनी पब्लिक को हिस्सेदारी और उनकी हिस्सेदारी इसमें होनी चाहिए। और अब ये जो प्राइसिंग का मिसमैच हुआ है उससे शायद वो कम होगी, वो नहीं हिस्सा ले पाएंगे। ये एक दुख की बात है कि इस वॉलेटिलिटी में जो सबसे बड़ी, ये मैंने पहले भी ये बोला था आपको कि हमें सबसे ज़्यादा दुख ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा हार्म रिटेल इन्वेस्टर को ही होगा। इसीलिए जो झूठ के बुनियाद पे रिपोर्ट निकाला गया, वो रिपोर्ट रिटेल इन्वेस्टर को, उसने रिपोर्ट ने रिटेल इन्वेस्टर को हार्म पहुंचाया है और इंडियन रिटेल इन्वेस्टर को हार्म पहुंचाया है। इसके लिए इसमें पूरी तहकीकात हो और वो, हम तो पूरा इन्फॉर्मेशन हमने संडे को रिलीज कर दिया और अब आगे हमने वो सेबी स्टॉक एक्सचेंज सबको दे दिया, तो अब देखें वो क्या करते हैं। लेकिन ये एक दुख की बात है कि थोड़ा रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम होगा और उनका जो लॉजिक है जो आपने अभी बताया वो भी ठीक है, तो बोलेंगे हम मार्केट से ले लेंगे। और ये एक, इसको मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ कि दुख की बात है हमारे लिए कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा हम कम उतरे। अडानी ग्रुप ने अभी एक बड़ा एक्विजिशन करा था एसीसी और अंबुजा का, एक लेवरेज बायआउट था। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, लेवरेज बायआउट के अंदर प्रमोटर्स ने अपनी शेयर्स प्लेज करे थे। यह दोनों स्टॉक्स एसीसी और अंबुजा, इनको काफी मार पड़ी थी शुक्रवार को। तो प्रमोटर प्लेज की जो कंसर्न्स आ रही हैं रवि साहब, क्या वह करेक्ट है और कितनी अंबुजा और एसीसी की इक्विटी इस समय प्लेज है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमने कभी भी अंबुजा का शेयर को प्लेज नहीं किया था। वो क्या होता है कि इंडिया में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एमएनए कभी हुआ नहीं था, और इसलिए लोगों को शायद हमारी तरफ से भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया था। हमने उस टाइम क्लैरिफिकेशन किया था पर उसमें डिटेल में नहीं हुआ था। तो ये होता है कि जब भी आप ऐसा एक्विजिशन करते हो, उसमें हम क्या बोलते हैं कि जब हम होल्डिंग कंपनी से एक्विजिशन करते हैं तो हमने अपने बैंक्स को क्या बोला, होल्डिंग कंपनी वालों को, कि हम मिनिमम 63% के शेयर रखेंगे अंबुजा में। उसका वैल्यू कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ये बुनियाद पे चलता है कि आप कितना परसेंटेज इस कंपनी में शेयर है आपके, वो हमारी परसेंटेज है। उसका वैल्यू 1 रुपया हो, वैल्यू 10,000 रुपया हो, उसका उसकी डेट से कोई लेना देना नहीं। वो हमारा बिजनेस में कितना हिस्सा है, उस हिस्से से उसका लेना देना है, और वो कोई चेंज नहीं हुआ। वो हमने पहले भी क्लैरिफाई किया था, लेकिन उससे वो पकड़ा नहीं गया, न्यूज और चल गई होंगी। लेकिन ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि कोई एक बिल्कुल बेबुनियाद अफवाह है, और इसको अफवाह को अफवाह समझे और अननेसेसरी अपने आप को इस अफवाह की लपेट में ना लाए। तो रवि साहब, क्या मैं बोल सकता हूं कि स्टॉक प्राइस में जो ऊपर नीचे हो रहा है, इससे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की अर्निंग्स में और इनकी जो बिजनेस ग्रोथ है और इनकी जो केपेक्स प्लानिंग है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएगा? बिकॉज आपका जो बिजनेस है वह एसेट प्राइस डिपेंडेंट बिजनेस है, ना कि स्टॉक प्राइस डिपेंडेंट। तो क्या ऑल इज वेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टॉक प्राइस फॉल? जी नहीं, इसमें हमारा एक्सपेंशन एसेट लेवल पे होता है। हमें नई एसेट्स बनानी है, उसमें हमें एक्चुअल कैश डालना है। वो कोई पेपर के बेसिस पे तो होता नहीं है। तो अगर हम एक एसेट बना रहे हैं, उसके लिए हम डेट लेंगे, उसके लिए अपना कैश डालेंगे, और कैश हमारा ऐसे, और आपको मैं एक बात बता सकता हूँ, आपके दर्शकों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि हर हफ्ता हमारा ग्रुप पोर्टफोलियो लेवल पे, टोटल कंपनी के लेवल पे 1100 करोड़ फ्री कैश फ्लो कमाता है। वो इस हफ्ते भी 1100 करोड़ था, अगले हफ्ते भी 1100 होगा, उसके अगले हफ्ते भी 1100 होगा। तो वो हम फ्री कैश फ्लो डिप्लॉय करते हैं, अपना इक्विटी उसमें से जो बचता है वो इक्विटी डालते हैं बिजनेस में, उतना डेट बोरो करते हैं, वो एसेट बनता है। हमारा कोई ऐसा तो है नहीं है कि हमने अपने लिए कुछ बोरो कर लिया या कंपनी ने अपने लिए कुछ बोरो कर लिया। तो वो प्लानिंग उसके कैश फ्लो के बेसिस पे चलती है, तो वो कैश फ्लो के बेसिस पे चलती रहेगी, उसका शेयर प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, शेयर प्राइस में एक तकलीफ है, वो जैसे हमने डिस्कस किया आपके साथ कि इस वॉलेटिलिटी में माइनॉरिटी इन्वेस्टर का लॉस हुआ है, उसके लिए हमें बहुत दुख है। हम तो शेयर बेचते नहीं है तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन हमें अपने माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के लिए एक दुख की बात है। रवि साहब, मार्केट कैप तो देखिए अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की गिरी है और काफी जबरदस्त गिरावट मार्केट कैप में आई है। प्रमोटर की जो वेल्थ है उसमें भी भारी गिरावट आई है। तो क्या एक प्रकार का दुख नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी जो वेल्थ इरोजन देखने को मिलती है? देखिए इन चीजों में वो कहते हैं ना, तमाशा ज्यादा है, रियलिटी कम है। हम रोज कोई उठ के ये नहीं देखते कि हमारा पेपर वेल्थ क्या है, पेपर वेल्थ क्या नहीं है।
आप अगर हमारी कोई भी ग्रुप की प्रेजेंटेशन देखें, आप हमारे प्रमोटर गौतम अदानी का कुछ सुन लें, मुझे कभी सुन लें, हर तीसरा पेज हमारी ग्रुप प्रेजेंटेशन में होता है। उसमें 3 चीज़ें, हमें वर्ल्ड क्लास एसेट्स खड़ी करनी है इंडिया में, हमें उसको वर्ल्ड क्लास तरीके में चलाना है इंडियन लोगों के लिए, और उसमें जो प्रॉफिट कैश फ्लो होगा उससे हमें ग्रोथ करना है, और सेफ्टी के साथ, हाई क्रेडिट रेटिंग के साथ। और हमारा क्रेडिट रेटिंग सेम है, जो गवर्नमेंट का है वो हमारा है, तो हम इस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारा काम है अच्छी एसेट्स बनाओ, उनको अच्छे तरीके से चलाओ, और उसी कैश फ्लो के दायरे में उनको ग्रो करो। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, इसका कोई हमारे पे मायना नहीं है, इसमें कोई हमारी दिलचस्पी नहीं है। हमें एक जो प्राइड है वो ये है कि हमारा पोर्ट दुनिया में सबसे अच्छा है, हमारे एयरपोर्ट दुनिया में सबसे अच्छे हों, हमारे लोगों को जो डाटा सर्विसेज मिले वो सबसे अच्छी मिले, हमारे लोगों की बिजली नहीं कटे, तूफान हो, अर्थक्वेक हो, लेकिन बिजली चलती रहे। तो ये हमारी एक अचीवमेंट है, इसी पे हमारा फोकस है। चलिए रॉबी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ET Now